Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्ज़ाम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिए हैं और हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। बट मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले आप अपने एंड पर क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को देखें, so that you can take benefit more and more from this series. इस सीरीज़ में हम 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं और ये सीरीज़ यूनिट वाइज रहेगी। इस सीरीज़ का मेन पर्पस एग्ज़ाम के पैटर्न को अंडरस्टैंड करना और क्वेश्चन का लेवल क्या है उसको समझना, फिर इसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी मदद मिल सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एग्ज़ाम के को समझना और उसके लेवल को अंडरस्टैंड करना ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, इट वाज established in 1956 by an act of parliament. Option B, it is tasked with promoting and coordinating higher education. Option C, it receive plan and non-plan funds from the central government. Option D is receive fund from state governments in respect of state university. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कहा गया है कि इट रिसीव फंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों यूजीसी जो फंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है या जो रिसीव करती, इसमें पूछा कि नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए को देखते हैं। तो ऑप्शन ए में ऑप्शन जो इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में, जो एक्ट के द्वारा बनाया गया था। और ऑप्शन बी जो है इसका काम ही है प्रमोट और कोऑर्डिनेट करना हायर एजुकेशन को। और ऑप्शन सी, इट रिसीव प्लान एंड नॉन प्लान फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लान और नॉन प्लान फंड को रिसीव किया जाता है। ये तीनों ऑप्शन जो हैं करेक्ट हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है इस ये करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन में हमें नॉट करेक्ट पूछा है, इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूजीसी के बारे में हमने कुछ इसमें पॉइंट लिखे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये सेटअप की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो एक्ट बना था 1956 का, इसके अकॉर्डिंग ये सेटअप की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, वो पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलुरु है। और ये फंड को डिस्ट्रीब्यूट करता है जो यूनिवर्सिटीज़ और एंड कॉलेजेस हैं इंडिया में। और इसके जो चेयरमैनशिप जो जिसने की थी वो राधा कृष्णन ने की थी 1948 में। किसकी? और अगर इसमें इस पॉइंट को देखा जाए तो इनका इनागुरेशन किया गया था 28 दिसंबर 1953 को, जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और अगर नवंबर 1956 की बात करें तो ये इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था यूजीसी एक्ट 1956 में, जो इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, इसमें हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है। आप अपने एंड पे ये सारी डिटेल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो या इसमें समझ में ना आता हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा जो मेज़र नहीं किया जाता ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ये एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो इसमें 3 चीज़ को लिया जाता है,
जो इसमें दिया वो पूछा है कि एक कौन सी इसमें है जो मेज़र नहीं की जाती है। तो ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए लिटरेसी रेट, ऑप्शन बी ग्रॉस इनरोलमेंट, ऑप्शन सी सेक्स रेशियो, ऑप्शन डी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सी है सेक्स रेशियो, इसको नहीं लिया जाता है। और लिटरेसी रेट, ग्रॉस इनरोलमेंट एंड ऑप्शन डी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको लिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। तो दोस्तों इसको यूएनडीपी के द्वारा, सॉरी, यूएनडीपी के द्वारा इसको जो एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो यूएनडीपी के द्वारा तैयार की जाती है। और ये जो है ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हसन ने 1990 में इन्होंने लॉन्च किया था। और इसके 3 डायमेंशन यानी 3 चीज़ इसमें ली जाती है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, और एजुकेशन इंडेक्स की बात करते हैं, डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग की बात करते हैं। ये 3 चीज़ इसमें काउंट की जाती है, लेकिन सेक्स रेशियो जो है इसमें काउंट नहीं किया जाता है। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन सी था करेक्ट आंसर था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये तीसरा क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इज़ लोकेटेड एट। पूछा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ पे लोकेट है। ऑप्शन ए है धर्मशाला, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी सेलोन, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, जो ये शिमला में लोकेटेड है। वैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो फर्स्ट टाइम ये की, सॉरी, फर्स्ट टाइम जो क्रिएट की गई थी 6 अक्टूबर 1964 को। और इसका इसका इनार्गोरेट जो किया था प्रोफेसर एस राधाकृष्णन ने 20 अक्टूबर 1965 को, जो फॉर्मली किया गया था। और इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर जो बने थे वो प्रोफेसर निहर निहार रंजन राय थे, जो एक इमिनेंट हिस्टोरियन थे। और इसको ये क्वेश्चन ही में बताया गया है ये शिमला में लोकेटेड है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। क्वेश्चन को कहीं से भी पूछा जा सकता है, इस वजह से हमने अलग इसको डिटेल में बता दिया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी होती क्या है। ये स्टेटमेंट बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस पे उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आप इसको एक अच्छे तरीके से नोट डाउन करके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन इंक्लूड। ऑप्शन ए है, पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं सिटीज़न के लिए वो कौन कौन सी इसमें है जो इंक्लूड की जाती हैं। ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ऑप्शन बी टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। ऑप्शन सी रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट। ऑप्शन डी टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। तो दोस्तों जैसा कि ऑप्शन से ही पता चलता है कि रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए बी एंड डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी एंड सी यानी ए बी सी और ए बी डी और बी सी डी दिया हुआ है। तो अगर हम सी को काटते हैं तो हमारा ऑप्शन ए वैसे ही कट जाता है, ऑप्शन ऑप्शन बी ऑप्शन सी भी ऐसे ही कट जाएगा। अगर एलिमिनेट हम मेथड अगर लगाते हैं तो इससे भी हमें काफ़ी मदद मिल जाती है। और ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें सी पहले ही कट चुका है। तो हमारा एक ऑप्शन बचा ऑप्शन बी, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती क्या हैं जो एक सिटीज़न के लिए काफ़ी मायने रखती हैं, और उसको सिटीज़न को ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम हमारी जो जिस हम देश में रह रहे हैं उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए।
तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम यहाँ नोट डाउन किए हुए। तो आइए चलते हैं, इसको देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती है 42 अमेंडमेंट्स 1976 में लाई गई थी। और किसकी रिकमेंडेशन पे लाई गई थी? स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी उसके द्वारा ये लाई गई थी। और स्टार्टिंग में जो है ये ओरिजिनली 10 नंबर में थी, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो 10 थी, लेकिन बाद में जो एक और बढ़ गई, जो 11 हो गई। और ये 86 अमेंडमेंट इन 2002, यानी 2002 में जो छियासीवां था अमेंडमेंट, उसमें 11वीं बढ़ाई गई थी। 11वीं थी क्या, जो आज के लिए अ, आज के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में जो है एवरी पेरेंट गार्जियन टू इंश्योर करना देयर चाइल्ड एंड वर्ड वाज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन बिटवीन द एज ऑफ 6 टू 14 ईयर। यानी हर गार्जियन या पेरेंट को उनकी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना एजुकेशन के लिए, कि वो 6 से 14 साल के 14 साल तक उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये 11 में जो थी, जो 2002 में 86वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं उसको हमने, जो इम्पोर्टेंट वैसे 11 हैं, लेकिन हमने कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सिर्फ उसी को इसमें लिया है। तो दोस्तों, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम जो होता है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसकी रिस्पेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और अगर बात करते हैं नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ने स्ट्रगल करना फॉर फ्रीडम के लिए, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। और प्रोटेक्ट किया जाता है सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को, और कंट्री को डिफेंड करना ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। और हारमनी बनाए रखना, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमोंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, भाईचारगी बनाए रखना ही और शांति बनाए रखना आपस में, ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है। और रिच हेरिटेज और जो कल्चर होते हैं उनको प्रिजर्व करना, महफूज करना और उसकी वैल्यू को समझना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है। ऑप्शन अगर ये देखते हैं, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो ये आता है, प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना नेचुरल इन्वायरमेंट। उसमें नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? फॉरेस्ट आता है, लेक्स आती हैं, और रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कॉम्पैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। यानी इनको प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना ही एक जो सिटीजन होता है उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है। और लास्ट पॉइंट है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस। यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ करना और वायलेंस से बचना ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस, काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है। आप इसको अपने एंड पे और अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि एक वेल सिटीजन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो ओथ लेता है वो किसकी लेता है? ऑप्शंस हैं, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, टू बियर ट्रू faith and allegiance of to the Constitution of India. Option C, to uphold the Constitution and law of the country. To Option D, to preserve, protect and defend Constitution of and law of the country. तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो ओथ लेता है वो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने के लिए किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो लॉ बनाए गए हैं कंट्री के उसको डिफेंड करने के लिए ये ओथ लेते हैं। तो आइए चलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, कि ये इसकी
क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 58 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एलिजिबल होगा 3 बेसिस पे, जो 3 बेसिस लिए गए हैं। सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और ये कम से कम इसकी जो एज हो वो 35 साल की हो, और ये क्वालिफाइड हो बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये 3 जो प्रेसिडेंट बनने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चीफ इन कमांडर होता है इंडियन आर्मी फोर्स का, और ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज एंड कॉम्प्राइजेस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो बोथ हाउसेज यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों इसमें इसको वोट देते हैं। और अगर बात करते हैं आर्टिकल 53 की, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहता है कि प्रेसिडेंट जो पावर रखता है वो अपनी पावर को यूज़ करता है डायरेक्टली। और अगर बात करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर जो जो इंडिया के पहले राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों इसमें हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है, आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसको अपने हिसाब से नोट डाउन कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।